students. Today we are going to analyze the poem The Last Ride Together, which was written by the famous Victorian poet and the master of dramatic monologue Robert Browning. We have already talked about the poet and his another poem Prospice in our previous video lecture. So today we will go through the poem The Last Ride Together, which was first published in 1855 in the collection named Men and Women. His first major work released after his marriage to Elizabeth Barrett. It consisted of 51 poems. तो ये जो collection था Men and Women, it consisted of 51 poems, each by a different narrator. It is considered one of the most important works of poetry in the Victorian era. The Last Ride Together is a 10-stanza poem primarily focused on the theme of love and loss. तो ये जो Last Ride Together है ये 10 stanza की poem है जिसमें हर एक stanza जो है स्पेंसरियन फॉर्म में लिखा गया है. स्पेंसरियन stanza क्या होता है, जिसमें शुरू की जो 8 लाइन है वो आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई होती है और जो लास्ट की 9th लाइन है वो एलेक्जेंडरियन फॉर्म में लिखी हुई होती है. तो ये 9 लाइंस का एक स्टेंजा होता है जिसको हम स्पेंसरियन स्टेंजा कहते हैं. तो इसमें सारे जो 10 स्टेंजाज हैं वो स्पेंसरियन फॉर्म में लिखे गए हैं. एंड पोएम प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द थीम ऑफ लव एंड लॉस. और ये जो पोएम है इसकी थीम क्या है, लव एंड लॉस. जब पोएम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये थीम कैसे है. It takes the form of a monologue by a rejected lover reflecting on the end of a love affair. तो ये भी किस फॉर्म में लिखी गई है, मोनोलॉग फॉर्म में लिखी गई है जिसमें एक सिंगल स्पीकर है और वो कौन है, एक रिजेक्टेड लवर है जो सारे नरेशन को स्पीच कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को नरेट कर रहा है. ये जो रिजेक्टेड लवर है. द टाइटल रिप्रेजेंट्स द लास्ट टाइम द फॉर्मर कपल टेक्स अ कैरियज राइड टुगेदर. और टाइटल से ही समझ में आ रहा है द लास्ट राइड टुगेदर. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक लास्ट राइड की बात हो रही है एक साथ. और ये जो लास्ट राइड है किसके किसके बीच में है, ये जो रिजेक्टेड लवर है वो और एक बिलवड जिसने इसके लव को रिजेक्ट किया है. तो यहाँ पे जो ये रिजेक्टेड लवर है वो अपने बिलवड से एक लास्ट राइड, भले ही उसने उसके लव को रिजेक्ट कर दिया हो पर वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि एक राइड जो कि लास्ट होगी उसके साथ करे. तो वो लास्ट राइड को ही वो डिस्क्राइब करेगा कि वो कैसी कैसी फीलिंग्स उसके अंदर आ रही है जब वो अपने बिलवड के साथ एक आखिरी राइड पर जा रहा है. Although the narrator does grieve the end of his romance, he wishes to reflect his appreciation for the time they had together and the love he experienced. तो जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो कि एक ऑप्टिमिस्टिक पोइट हैं, तो यहाँ पे वो रिजेक्टेड लवर में भी क्या दिखा रहे हैं, एक ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं कि भले ही उसने अपने लव में सक्सेस नहीं पाई, वो फेल हो गया अपने लव को गेन करने में, फिर भी उसके अंदर एक होप है क्योंकि वो जो लास्ट राइड होगी उसके लिए वो मेमोरेबल होगी और वो उसी में ही खुश है. तो यहाँ पे उस लास्ट राइड को होप दिखा रहा है उस लवर की. तो यहाँ पे उन्होंने ऑप्टिमिज्म भी दिखाया है. और चूँकि वो रिजेक्ट हो चुका है उसका लव और इसलिए यहाँ पे एक सैड फीलिंग भी पोइट उस स्पीकर के अंदर आती है. द पोएम हैज़ एन ओवरऑल बिटर स्वीट टोन बैलेंसिंग सैडनेस एंड ऑप्टिमिज्म. तो इस पोएम में आप जब पढ़ेंगे तो आपको दोनों चीज़ें दिखेंगी. बिटर स्वीट, तो यहाँ पे पोइट ने ऑक्सीमोरॉन यूज़ किया है. ऑक्सीमोरॉन जो टर्म है वो क्या होता है, ये एक लिटरेरी टर्म है जिसमें दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज़ होते हैं. तो बिटर एंड स्वीट बोथ आर द ऑपोजिट वर्ड एंड यूज्ड टुगेदर. तो बिटर क्यों है, बिकॉज ही इज़ अ रिजेक्टेड लवर एंड फेल्ड इन हिज लेबर. एंड स्वीट क्यों है, बिकॉज वो रिजेक्ट होने के बावजूद भी जो लास्ट राइड अपने बिलवड के साथ वो इंजॉय कर रहा है वो ऑप्टिमिस्टिक है. तो यहाँ पे बिटर स्वीट टोन यूज़ किया है इन्होंने. एंड इट बैलेंस्ड बिटवीन सैडनेस एंड ऑप्टिमिज्म. तो ये सैड भी है और ऑप्टिमिस्टिक भी है. ठीक है, तो पोएम पढ़ेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. So let's go through the poem. In the first stanza, the narrator blames the end of his romance on fate. He bemoans that everything he has tried has failed and it seems the end of his love affair is set.
तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेंजा में क्या देखेंगे कि वो ब्लेम कर रहा है किसको, अपनी फेट को, अपनी किस्मत को, क्योंकि उसका जो रोमांस है अब उसका अंत होने वाला है, क्योंकि उसकी बिलवड ने उसके लव प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। तो वो बहुत बेमून फील कर रहा है, बहुत उदास फील कर रहा है, दैट एवरीथिंग ही हैज़ ट्राइड हैज़ फेल्ड, क्योंकि सारी चीज़ें उसकी जो उसने सोची थी वो सब फेल हो गया है, उसका लव अफेयर फेल हो गया है। डिस्पाइट हिज दिस ही एक्सप्रेसेस हिज लव एंड अप्रिसिएशन फॉर द विमेन ही हैज़ स्पेंट ईयर्स विद एंड ब्लेसेस हर नेम। तो चूँकि भले ही उसने उसके लव को रिजेक्ट कर दिया उसके बिलवड ने, लेकिन फिर भी वो अपनी एक्सप्रेस ऑफ लव उसके सामने शो करता है और उसको फिर भी अप्रिशिएट करता है, क्योंकि वो इतने सालों तक वो साथ थे। तो वो अपने एप्रिसिएशन को उस विमेन के लिए जो है वो एक्सप्रेस करता है एंड ब्लेसेस हर नेम, और उसको ब्लेसिंग्स देता है। ही आस्क्स ओनली फॉर हर द मेमोरी ऑफ द टाइम दे शेयर टुगेदर। तो वो सिर्फ उससे क्या कहता है कि जो भी मेमोरीज उन्होंने इतने सालों तक शेयर की है वो उसको जीना चाहता है। एंड वन लास्ट राइड विद हर बिफोर शी गोज़, और उसके जाने से पहले, उसको छोड़ने से पहले वो उसके साथ एक लास्ट राइड पर जाना चाहता है। तो यहाँ पे वो अपनी डिज़ायर शो कर रहा है। देखो ये लाइंस में, आई सैड देन डियरेस्ट सिंस इट इज़ सो, since now at length my fate I know, since nothing all my love avails, since all my life seemed meant for fails। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, dearest since it is so, since now at length my fate। तो वो अपने फेट को जान रहा है, अपनी किस्मत को जान रहा है, I know my fate, क्योंकि उसको पता है कि उसका लव रिजेक्ट होने वाला है। since nothing all my love avails, since all my life seemed meant for fail। तो वो बहुत ही निराशावादी होकर कहता है कि मेरी लाइफ सिर्फ फेल होने के लिए ही बनी है, मुझे कुछ अचीव नहीं हो पाया। Since this was written and needs must be, my whole heart rise up to bless। फिर भी जो मेरा दिल है, भले ही तुमने मेरे लव को रिजेक्ट किया, पर मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स हैं, और वो सारी ब्लेसिंग्स उसके सामने प्रकट करता है। योर नेम इन प्राइड एंड थैंकफुल। तो वो उसके नाम को बहुत ही प्राइडली लेता है और उसको थैंक्स कहता है, जो उसने इतने साल उसके साथ स्पेंड किए उसके लिए वो बहुत थैंकफुल है। टेक बैक द होप यू गेव आई क्लेम ओनली अ मेमोरी ऑफ द सेम। तो वो कहता है कि ये सारी चीज़ों को मैं अपनी मेमोरीज़ में कैद करना चाहता हूँ, ये जो मोमेंट्स हमने स्पेंड किए मैं उन सबको अपनी मेमोरीज़ में कैद करना चाहता हूँ। एंड दिस बिसाइड इफ़ यू विल नॉट ब्लेम यू लीव फॉर वन मोर लास्ट राइड विद मी। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम एक लास्ट राइड ले सकते हैं, जा सकते हैं, एक लास्ट राइड पर जा सकते हैं। तो ये उनकी लाइफ का लास्ट राइड होगा, लेकिन पोइट के लिए वो हमेशा के लिए वो जो राइड है वो एटर्नल हो जाएगी, उनकी मेमोरीज़ में हमेशा के लिए वो बस जाएगी। माई मिस्ट्रेस बेंट दैट brow of hers, those deep dark eyes where pride demurs, when pity would be softening through, fixed me a breathing while or two। तो अब यहाँ पे देखो मिस्ट्रेस जो है वो अपनी, अब यहाँ पे चूँकि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है तो ये पोएट जो है अपनी मिस्ट्रेस की फीलिंग्स भी खुद एक्सप्रेस करना है जो स्पीकर है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, माई मिस्ट्रेस बेंट दैट ब्रो ऑफ हर्स। तो वो अपनी आईब्रोज को झुकाती है इन द सेंस कि वो अपना सिर हिलाकर येस कहती है, क्योंकि पोएट ने फर्स्ट स्टेंजा में उनसे पूछा था कि क्या तुम मेरे साथ एक लास्ट राइड पर जाना चाहोगी। तो यहाँ पे अब मिस्ट्रेस जो है अपना सर हिलाकर येस कहती है, मतलब एग्री हो गई है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। दोज डीप डार्क आइज़ और प्राइड डिमर्स, और वो उनकी डीप डार्क आइज़ को प्रेस कर रहे हैं। व्हेन पिटी वुड बी सॉफ्टनिंग थ्रू, तो भले उनकी आंखें क्या है डीप डार्क प्राइड से भरी हुई हैं, लेकिन उनके लिए, मतलब जो स्पीकर है उनके लिए पिटी की भावना उनके अंदर है, उनको दया आ गई स्पीकर पे, और वो सॉफ्टली कह देती हैं येस आई विल गो विद यू। Fixed me a breathing while or two, with life or death in the balance, right, the blood replenished me again। तो अब यहाँ पे वो लाइफ और डेथ के बीच में बैलेंस है, क्योंकि क्यों लाइफ और डेथ के बीच में बैलेंस बता रहे हैं, क्योंकि डेथ तो समझ लो उनके मन, जैसे ही उनकी बिलवड ने मना की वो सोच रहे थे कि हो गई मेरी डेथ, लेकिन जब उन्होंने यस कह दिया तो वो एक लाइफ और डेथ के बीच में उन्होंने एक बैलेंस दे दिया उनकी बिलवड ने।
द ब्लड रिप्लेनिश्ड मी अगेन। तो उनके जब उन्होंने येस कहा जैसे ही, तो जो उनका ब्लड सूख चुका था उनके रिजेक्शन से, वो वापस से दौड़ने लगा। मतलब जैसे ही उन्होंने मना किया था वो अपने आप को डेड फील कर रहे थे, लेकिन जब राइड के लिए उन्होंने उनको प्रपोज किया और जब उन्होंने उनकी बिलवड ने येस कह दिया, तो फिर से जो ब्लड थम गया था वो उनके बॉडी में दौड़ने लगता है, मतलब लाइफ आ जाती फिर से उनके अंदर। माई लास्ट थॉट वॉज एट लीस्ट नॉट वेन, आई एंड माई मिस्ट्रेस साइड बाय साइड। तो वो जो उनका लास्ट थॉट उनके माइंड में आया था कि हम साथ में राइड करें, वो जो है फेल नहीं होता है, एटलीस्ट वो उसमें तो उन्होंने सक्सेस पा ली। और अब वो और उनकी मिस्ट्रेस साइड बाय साइड है, मतलब अब वो राइड के लिए तैयार है, रेडी है। शैल बी टुगेदर ब्रीद एंड राइड। अब वो एक साथ सांसें लेंगे और राइड करेंगे। सो वन डे मोर एम आई डिफाइड, who knows but the world may end tonight। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे, सो वन डे मोर मतलब इतने दिनों उन्होंने साथ बिताया, तो वन डे मोर डिफाइड, जो उनको डिफाइड मतलब हैप्पीनेस देगा, बहुत खुशी, एक जॉयफुल दिन उनके लिए एक और होगा। who knows but the world may end tonight। और कोई नहीं जानता कि ये जो वर्ल्ड है कब ख़त्म हो जाए, कब किसकी डेथ हो जाए, कोई नहीं जानता, कब ब्लूम आ जाए। तो ये जो समय है मैं इसको पूरे तरीके से जी लेना चाहता हूँ अपनी बिलवड के साथ। तो ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। इन द सेकेंड स्टैंजा फोकसेस ऑन द women's reaction as she surveys him with pride tempered with pity। तो वो अपना पिटी शो करती है। द नरेटर कंपेयर्स वेटिंग फॉर हर आंसर विद लाइफ और डेथ। तो यहाँ पे उनके आंसर का जो वेट करना था उनके लिए लाइफ और डेथ के बीच में वेट बैलेंस बनाना था कि पता नहीं वो येस कहेगी और नो। जैसे ही वो येस कहती है उनके अंदर जो ब्लड है वो दौड़ने लगता है। एंड कम्स टू लव एंड पैशन, इन द एंड दे से येस एंड she say yes and the parting couple embarks on their final ride together। फिर दो जैसे ही वो हाँ कहती दोनों एक साथ राइड के लिए निकल जाते। द थर्ड स्टैंजा फोकसेस ऑन द ब्लिसफुल फीलिंग ऑफ दैट लास्ट राइड। अब वो ब्लिसफुल फीलिंग ही है क्योंकि पोइट के उस स्पीकर के लिए विद द नरेटर वैक्सिंग पोइटिक अबाउट हाउ वंडरफुल द टाइम टुगेदर फील्स। तो वो बहुत खुश हो रहा है और उस टाइम को बहुत वंडरफुल महसूस कर रहा है। ही फोकसेस ऑन द ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग्स, द पैशन ही फील्स एंड द ecstatic feeling that he feels when he touches him। तो अब वो चारों तरफ उसको जो सराउंडिंग्स है वो नई नई सी लग रही है, वो एकदम नया नया फील कर रहा है, बहुत पैशनेट फील कर रहा है हर चीज़ को लेकर, सराउंडिंग्स को लेकर। एंड उसकी फीलिंग जो है और ज़्यादा एक्सटेटिक हो जाती है जब वो उसको टच करती है। शी हैज़ provided him with more than he asked for। तो उसको ऐसा लगता है कि जितना उसने मांगा था उसको उससे कहीं ज़्यादा मिल गया, उसने उनकी बिलवड ने उससे ज़्यादा उनको दिया है जितना उन्होंने मांगा। एंड ही इज़ फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड फॉर दिस, और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर रहा है। In the fourth stanza focuses on Browning's philosophy of the passing nature of life। तो अब यहाँ पे इन्होंने अपनी फिलॉसफी दिखाई है किस चीज़ की, पासिंग नेचर ऑफ लाइफ। लाइफ क्या होती, पास होती है, धीरे धीरे लाइफ जो है वो घटने लगती है, पास होने लगती है। द नरेटर बिगिन्स टू लेट गो ऑफ वॉट वॉज एंड बिगिन्स टू इन्जॉय वॉट इज़। तो वो कहता है कि जो चीज़ें बीत चुकी हैं उसको भूल जाओ और उसे इन्जॉय करो जो चीज़ अभी शुरू हो चुकी है, जो हो रही। मतलब वो बहुत में पास्ट में खो जाता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर वो सारी चीज़ों को कैंसिल करके कहता है कि भूल जाओ उन सारी चीज़ों को, अभी जो पल मिला है उसे इन्जॉय करो। तो वो अपने आप से ही कह रहा है कि अभी के पल को इन्जॉय करो, क्योंकि ये अगर चला गया तो वापस नहीं आने वाला है। He describes his soul as smoothing out as he lets go of past hopes। तो वो अब अपनी जैसे ही उसकी पास्ट की जो होप्स है वो चली जाती है तो वो अपनी सोल को बहुत स्मूथ महसूस करता है, बहुत लाइट फील करता है और इन्जॉय करता है। He knows that there is no point to speculate what could have been। Things could be better or worse and instead he chooses to simply enjoy the moment that they are sharing together। तो जब वो पास्ट की थॉट्स में जाता है तो वो उसको सारी चीज़ें वर्स लगती हैं और बेटर लगती हैं, लेकिन फिर उन सारी चीज़ों को भूल कर
वो क्या चूज़ करता है, सिंपली टू एन्जॉय द मोमेंट। पास्ट की सारी चीज़ों को भूल कर अब वो प्रेजेंट के मोमेंट को एन्जॉय करना चाहता है, एंड दे आर शेयरिंग विच दे आर शेयरिंग टुगेदर। The fifth stanza continues the theme in the fourth, with the narrator contrasting himself with the men and strove for other things and those who have failed। तो अब ये उन लोगों के बारे में बात करता है, अपने आप से कंपेयर करते हुए, अपने आप को कंट्रास्ट करते हुए, कि बहुत सारे लोगों ने स्ट्राइव करने की कोशिश की, बहुत मेहनत की, पर ज़रूरी नहीं कि हर कोई पास हो जाए, अपने सक्सेस मिल जाए। बहुत सारे लोग फेल होते हैं, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ जो अपने लेबर में फेल हुआ हूँ, अपने स्ट्राइव में फेल हुआ हूँ। बहुत से लोग होते हैं, कुछ लोग ही होंगे ऐसे जिनको सक्सेस मिलती है। ही डज दिस टू हाइड हिज पर्सनल एंगिश ओवर द एंड ऑफ हिज अफेयर। और वो अपने आप से ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो अपने पर्सनल एंगिश को कम करना चाहता है दूसरों से कंपेयर करके। क्योंकि अगर वो अगर वो खुद को कंपेयर करता है कि दूसरे भी तो फेल होते हैं, मैं तो अकेला ऐसा नहीं हूँ जो फेल हुआ हूँ, तो ऐसा बोल के वो अपने आप को कंसोल करने की कोशिश करे कि और भी फेलियर्स इस दुनिया में हैं। He accepts his defeat and expresses his hope for a better future in heaven at the end of his life। और यहाँ पे वो अपनी डिफ़ीट को, अपनी हार को एक्सेप्ट करता है और expresses his hope for a better future in heaven। और वो ये भी उसके थॉट्स मन में आते हैं कि हर चीज़ तो पृथ्वी पे नहीं मिल जाती, इस दुनिया में आपको हर खुशियाँ, हर आपकी एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें बाकी रहती हैं जो हेवन में पूरी होती। तो वो यही कह रहा है कि हो सकता है ये जो रिजेक्शन है, मेरा जो फेलियर है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हर खुशी नहीं मिलेगी। ये खुशी मुझे कहाँ मिलेगी, फ्यूचर इन हेवन एट द एंड ऑफ हिज लाइफ। जब उसकी लाइफ का एंड हो जाएगा तो जो बची कुची खुशियाँ हैं, जो एक्सपेक्टेशंस है, वो उसकी कहाँ फुलफ़िल होगी, हेवन में फुलफ़िल होगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है। तो ये स्टेंजा हम देख लेते हैं, फिफ्थ स्टेंजा। Stanza 5th. Fail I alone in words and deeds, why all men strive and who succeed। So these are the important lines of this poem. फेल आई अलोन, तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि मैं अकेला ही ऐसा नहीं हूँ जिसने जो अपने डीड्स में फेल हुआ है। वाई ऑल मैन स्ट्राइव, सभी में जो है, सभी लोग क्या करते हैं, स्ट्राइव करते हैं, बट हु सक्सीड, लेकिन किसको सक्सेस मिलती है, कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनको सक्सेस मिलती है। वी रोड It seemed my spirit flew and other regions cities knew। तो यहाँ पे अब वो क्या कह रहे हैं, seemed my spirit flew। अब चूँकि अब दोनों साथ में राइड कर रहे हैं तो उनकी जो स्पिरिट है वो उड़ने लगती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सो अदर रीजन्स, और जब वो अदर रीजन्स को, सिटीज़ को देखते हैं तो सब कुछ नया नया सा उनको लग रहा है। एज द वर्ल्ड रश्ड बाय ऑन आइदर साइड, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो वर्ल्ड है उनका दूसरा साइड उनको देखने को मिल रहा है, नया साइड उनको देखने को मिल रहा है। आई थॉट ऑल लेबर येट नो, I thought all labor yet no less bear up beneath their unsuccess। Look at the end of work contrast the pity done the undone vast। तो यहाँ पे अब बोल रहे कि मुझे लगता है कि जो बाकी जो इतनी मेहनत करते हैं, इतना लेबर करते हैं, येट नो लेस बेयर अप बीनीथ देयर अनसक्सेस, तो उनको उतनी सक्सेस नहीं मिलती जितनी मुझे मिली। तो अपने आप को वो कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी लेबरर्स होते हैं जिन्होंने कुछ मेहनत की हुई है, उनको क्या रिवॉर्ड मिलता है, कुछ नहीं। मुझे जो रिवॉर्ड मिला है, जो राइड मिली है, वो क्या है, सक्सेसफुल एक्ट है। लुक एट द एंड ऑफ वर्क कंट्रास्ट द पिटी डन द अनडन वास्ट। तो अपने आप को बोल रहे कि पिटी डन मतलब थोड़ा ही मैंने किया है और मुझे इतना वास्ट जो है रिवॉर्ड मिल गया है, जो जितना कि मैंने कुछ किया भी नहीं है। दिस प्रेजेंट ऑफ, जो इतनी मेहनत करते उनको तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन मुझे बिना कुछ किए ही इतना बड़ा रिवॉर्ड मिला है। दिस प्रेजेंट ऑफ देयर्स विद अ होपफुल पास्ट, आई होप शी वुड लव मी हियर वी राइड। अब यहाँ पे वो अपनी होप एक्सप्रेस कर रहे कि अभी भी उन्हें होप है कि मे बी शी विल लव हिम। The sixth
stanza presents the philosophical idea that a life of contemplation in love is far better than any pleasure that the material world can provide. अब यहाँ पे ये क्या किससे कंपेयर कर रहे हैं, जो मटेरियल लाइफ है उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, इमेजिनेटिव और कंटेम्पलेशन ऑफ द बेटर देन एनी प्लेजरेबल मटेरियल वर्ल्ड टू कैन प्रोवाइड. तो ये कह रहे हैं कि कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़, कोई भी मटेरियल वर्ल्ड इतनी खुशी प्रोवाइड नहीं कर सकता जितना कि ये उनको प्रोवाइड हो रहा है. मतलब ये जो राइड है ये उनके लिए मोर प्लेजरेबल है और ये उनकी मेमोरी में हमेशा के लिए स्टोर हो जाने वाला है. दिस स्टैंजा कंटेन्स मैनी एल्यूजन्स एंड एनालॉगीज सच एज कंपेयरिंग द ग्रेटेस्ट जॉय ऑफ लाइफ टू अ क्राउन दैट वन कैन रीच. तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे एल्यूजन्स यूज़ किए हैं. एल्यूजन्स क्या होते हैं, जिसमें हम किसी पास्ट के राइटर को, पास्ट के वर्क से जब हम कोई चीज़ें उठाते हैं तो वो एल्यूजन कहलाता है. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बहुत से पास्ट राइटर्स से एनालॉगीज उठाई हैं, सच एज कंपेयरिंग द ग्रेटेस्ट जॉय. जैसे कि इन्होंने इस ग्रेटेस्ट जॉय को किससे कंपेयर किया, लाइक विद द क्राउन. क्राउन क्या होता है, एक राजा का जो क्राउन होता है उससे यहाँ पे इन्होंने कंपेयर किया कि एक क्राउन मिलने से ज़्यादा खुशी इस चीज़ में है जो उन्हें मिली है. ठीक है, तो एक क्राउन भी मिलता तो इतनी खुशी नहीं होती उन्हें जितनी इससे मिल रही है. ये खुशी उनके लिए क्राउन से भी ज़्यादा ग्रेटेस्ट है. इट कंपेयर्स द लाइफ ऑफ लव विद दैट ऑफ द स्टेट्समैन एंड अ सोल्जर. तो उन्होंने इस लाइफ को किससे कंपेयर किया है, एक स्टेट्समैन से, एक सोल्जर से कंपेयर किया है और उनकी लाइफ से ज़्यादा बेटर बताया अपनी लाइफ को. एंड कम्स डाउन फर्मली ऑन द आइडिया दैट द लवर्स लाइफ इज़ सुपीरियर. और लवर की लाइफ को इन्होंने सुपीरियर माना है, एक सोल्जर से, एक स्टेट्समैन से, एक क्राउन किंग से ज़्यादा सुपीरियर इन्होंने एक लवर की लाइफ को माना है. द सेवेंथ स्टेंजा and the eighth stanza focuses on comparison of the love to a great poet and later a great sculptor. तो यहाँ पे इन्होंने एक लवर को किससे कंपेयर किया, एक ग्रेट पोएट और ग्रेट स्कल्प्टर से कंपेयर किया है. द नरेटर डिस्क्राइब्स द टैलेंट्स ऑफ दीज आर्टिस्ट. तो यहाँ पे इन्होंने इन आर्टिस्ट के टैलेंट को डिस्क्राइब किया है. द पोइट्स वर्क बीइंग डिफाइंड बाय हाउ दे क्रिएट राइम एंड रिदम. तो यहाँ पे पोइट को बता रहे कि वो कितने ग्रेट जो पोइट्स होते हैं वो राइम और रिदम क्रिएट करते हैं, पोएम्स क्रिएट करते हैं, सॉन्ग लिखते हैं. वाइल द स्कल्प्टर डिवोट्स ईयर्स टू चंक ऑफ रॉक एंड कार्व समथिंग स्पेक्टिकुलर आउट ऑफ इट. और जो स्कल्प्टर होता है वो अपना पूरा जीवन लगा देता है पत्थर और चट्टानों को कार्व करके कुछ नया स्कल्प्टर बनाने में. ही लेटर डज द सेम विद द कंपोजर स्ट्रिंगिंग नोट्स टुगेदर. तो जो कंपोज़र होता है, जो गाने लिखता है, वो भी नोट्स बहुत सारे कंपोज करता है. ही कंपेयर्स दीज आर्ट्स टू द ईयर्स ऑफ हिज लाइफ ही गेव टू हिज लव. तो ये इन सारे जो आर्टिस्ट हैं, इन दोनों स्कल्प्टर एंड पोएट, इनको कंपेयर करता है अपनी लाइफ से, इनकी लाइफ को अपनी लाइफ से कंपेयर करता है कि जितने साल इसने अपने लव को दिए, इस लवर ने अपने लव को जितने साल दिए हैं उसका तो रिवॉर्ड इसको मिल गया. अटेम्प्टिंग टू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल आउट ऑफ देयर यूनियन. तो ये जो यूनियन है उनका और उनकी बिलवड का, उससे जो रिवॉर्ड इनको मिला है वो इन पोएट और स्कल्प्टर को नहीं मिला. एक पोएट क्या करता है, गाने लिखता है, पोएम्स लिखता है, जो कि एज के साथ क्या हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, क्योंकि नया फैशन आ जाता है. वैसे ही एक आर्टिस्ट जो एक स्कल्प्टर होता है वो कुछ अगर उसने कुछ पेंटिंग, कुछ मूर्ति बनाई, कुछ स्कल्पचर बना दिया उसने, तो वो रियलिटी में भी हमको देखने को मिल जाता है. तो जो हम रियलिटी देखते हैं तो फिर उस स्कल्प्टर को कौन देखेगा. तो इस तरह से इन दोनों के जो आर्ट है ये क्या हो जाते हैं, इस लवर के रिवॉर्ड के सामने क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है. देखो 7th स्टैंजा. What does it all mean, poet? Well, your brains beat into rhythm. You tell what we felt only. You expressed. You hold things beautiful the best. तो यहाँ पे एक पोएट की क्वालिटी बता रहे हैं कि पोएट क्या करता है, राइम
और अपने ब्रेन से क्या करता है, राइम और रिदम क्रिएट करता है, एंड अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वो सारे वर्ड्स को क्या करता है, ब्यूटीफुली अरेंज करता है और उससे बेस्ट पोएम जो है जनरेट करता है, एंड पेज देम इन राइम सो साइड बाय साइड। तो वो सारे वर्ड्स को राइमिंग में अपने थॉट्स को राइमिंग में अरेंज करता है। इट इज़ समथिंग ने इट्स मच, तो वो बोलता है इट इज़ समथिंग, क्या ऐसा कुछ है, नो इट्स नॉट मच, बट देन हैव यू योर सेल्फ वॉट इज़ बेस्ट फॉर मैन। तो यहाँ पे वो अपने आप को कह रहा है कि you have yourself what is best for men. Are you poor, sick, old, ever your time nearer, one white your own sublime, than we who never have turned a rhyme, sing ridings a joy for me I write। तो यहाँ पे अब एक लवर की बात बता रहे कि एक जो लवर होता है, पोइट को यहाँ पे पुअर क्यों बोल रहा है, क्योंकि पोइट क्या करता है, बेचारा लिखता है, ओल्ड हो जाता है, लिखते लिखते वो बूढ़ा हो जाता है और अपना पूरा जीवन वो पोइट्री में लगा देता है, पर उसको क्या मिलता है, क्या रिवॉर्ड मिलता है, कुछ नहीं। अब वो एक लवर की लाइफ बता रहा है कि एक लवर क्या होता है, ना तो वो राइम लिखता है, नेवर हैव टर्न्ड अ राइम, उसने कभी कोई पोइट्री नहीं लिखी, कोई राइम नहीं बनाया उसने, बट सिंग राइडिंग्स अ जॉय, लेकिन वो जो राइड कर रहा है उसको वो जो इन्जॉय कर रहा है, फॉर मी आई राइड, कि उसके लिए वो एक रिवॉर्ड है। तो भले ही उसने कोई राइम नहीं लिखा, लेकिन एक रिवॉर्ड उसको मिल गया जो एक पोइट को कभी नहीं मिला। 8th stanza is more important. And one great sculptor so you gave a score of years to art, her slave, and that is your Venice, whence we turn to yonder girl that fought the birth। तो अब यहाँ पे एक स्कल्प्टर की बात कर रहा है कि तुमने अपना पूरा जीवन लगा दिया, स्कोर ऑफ ईयर्स, पूरा जीवन अपनी कला को दे दिया, हर स्लेव, तुम तो अपने कला के स्लेव भी बन गए, एंड दैट्स योर वेनस, और तुमने एक वेनस जो कि गॉडेस ऑफ लव, तो गॉडेस ऑफ लव की भी तुमने मूर्ति बना दी, वेनस को डिज़ाइन कर दिया। वेंस वी टर्न टू यॉन्डर गर्ल, लेकिन जब कोई एक यॉन्डर गर्ल को सामने देखता है, ब्यूटीफुल गर्ल जब उसके सामने होती, तो वो उस स्कल्पचर को, उस वेनस के स्टैचू को भूल जाता है और उसका पूरा ध्यान उस एक्चुअल गर्ल में, रियल गर्ल में चला जाता है। तो यहाँ पे एक स्कल्पचर को उन्होंने बताया कि जो स्कल्पचर होता है उसके आर्ट को लोग देखते हैं, लेकिन जब वो रियल में उस आर्ट को देखते हैं तो उस आर्ट को भूलकर वो रियलिटी को एंजॉय करते हैं, तो उसका आर्ट क्या हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। यू एक्वेंस एंड शैल आई रिपाइन, तो वो उसके लिए ऐसा बोल रहे हैं, उसके लिए वो रिपेंट भी फील करें, बट दिस इज़ ट्रुथ। व्हाट मैन ऑफ म्यूज़िक यू ग्रोन ग्रे, अब यहाँ पे एक म्यूजिशियन की बात कर रहे हैं विद ग्रोन ग्रे, कि वो म्यूज़िक लिखते लिखते, नोट्स लिखते लिखते क्या हो जाता है, ग्रे, बूढ़ा हो जाता है, विद नोट्स एंड नथिंग एल्स टू से, ठीक है, नोट्स बस लिखता है और क्या करता है पूरे जीवन भर। इन दिस योर सोल प्रेज फ्रॉम अ फ्रेंड, तो वो जो नोट्स लिखा उसने, तो उसको कौन प्रेज़ करता है, उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, सोल फ्रेंड्स जो है, वो उसकी प्रशंसा करते हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छी पोइट्री लिखी है। ग्रेटली हिज ओपेरा स्ट्रेन्स इंटेंडेड, जो भी ओपेरा नोट्स सॉन्ग्स उन्होंने लिखे हैं वो प्रेज़ करते हैं उनके फ्रेंड्स। बट इन म्यूज़िक वी नो हाउ फैशन एंड, लेकिन म्यूज़िक में भी क्या होता है, फैशन होता है, जब तक फैशन उस म्यूज़िक का रहेगा लोग उसको प्रेस करेंगे, और जैसे ही नया फैशन शुरू हो जाएगा वो म्यूज़िक ओल्ड हो जाएगी। तो पोइट की भी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है उनके फ्रेंड्स की प्रेस के अलावा। आई गेव माई यूथ, मैंने अपना पूरा यूथ दे दिया अपने लव को, बट वी राइड इन फाइन, और उस यूथ को देने का रिवॉर्ड मुझे आज मिला है, दैट वी आर राइडिंग टुगेदर। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टेंजा। इन द 9th stanza द नरेटर wonders what fate has in store for them and admits he has no idea what would have transpired and they remained together। तो अब यहाँ पे 9th stanza में जो नरेटर है वो आश्चर्य हो रहा है अपनी किस्मत को लेकर कि मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी इतनी अच्छी किस्मत है कि हम एक साथ राइड कर रहे हैं, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कैसे हो सकती है। ही एक्सप्रेसेस हिज रिग्रेट दैट इट हैज़ टू एंड हियर बट एडमिट्स दैट देयर इज़ नथिंग ही कैन डू एंड चूजेस टू लेट गो। तो अब यहाँ पे वो रिग्रेट फील कर रहा है क्योंकि अब जो उनकी राइड है वो अब ख़त्म होने वाली है, तो वो एक अपना रिग्रेट शो कर रहा है कि अब ये ख़त्म हो जाएगा यहीं, और ये भी एडमिट करता है कि नथिंग ही कैन डू एंड चूजेस
टू लेट गो, वो बिल्कुल भी इस समय को जाने तो नहीं देना चाहता है, पर ये समय तो चला जाएगा. स्टेटिंग दैट हिज लाइफ विद हिज लवर इज़ नाउ एज फार अवे फ्रॉम हिम एज हेवन. तो ये जो है उनका जो बची कुची जो लाइफ है, बचा कुचा जो प्लेजर है, वो कहाँ स्पेंड करेंगे, हेवन में स्पेंड करेंगे. ये यहाँ पे तो इसका एंड होने वाला है, ये राइड अब एंड हो जाएगी. लेकिन उनकी होप ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये जो राइड है वो उनकी मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर हो चुकी है, तो वो एटर्नल हो गई है ये राइड उनके लिए. द फाइनल स्टैंजा हैज़ हिम टर्न हिज फोकस बैक टू हिज लवर. अब वापस से उनका जो फोकस है वो अपने लवर पे आता है. अभी वो थॉट्स में खो गए थे कि ये तो लास्ट राइड है, अब ख़त्म हो जाएगी. फिर सोचते सोचते वो वापस से अपने लवर पे उनका फोकस आता है. एज ही ऑब्जर्व हर एंड नोट्स दैट शी हैज़ नॉट सेड एनी थिंग इन अ वाइल. तो वो नोटिस करते हैं, अभी तक तो पूरे थॉट्स में ही खोए हुए थे, इमेजिनेशन में, लेकिन जब वो वापस से रियलिटी में जब आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनकी जो बिलवड थी उसने तो कुछ कहा ही नहीं, उसने तो बिल्कुल कोई शब्द नहीं कहा, वो चुपचाप बैठी हुई थी. He wonders what would happen if they simply rode forever. तो वो सोच रहे कि अगर हम हमेशा जीवन भर इसी तरह से राइड करते रहें तो क्या होगा. And this instant they shared was made eternity. और ये क्या हो जाएगी, वो प्रेयर कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि काश ये जो राइड है ये क्या हो जाए, एटर्नल हो जाए, हम हमेशा इसी तरह से बस राइड पे ही चलते रहें, ये राइड कभी भी ख़त्म ना हो. तो पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये एटर्नल कहाँ होगा, उनकी मेमोरीज़ में बस हो सकता है ऐसा. दैट इज़ वेयर द पोएम एंड्स. और यहाँ पे पोएम की अंत हो जाती है उनकी होप के साथ कि काश हम एक साथ राइड हमेशा करते रहते. ऑन दैट विशफुल नोट फॉर एन एटर्निटी ऑफ दिस मोमेंट विदाउट द फ्यूचर अपार्ट that awaits them when the ride ends. तो जब ये राइड एंड हो जाएगी तो ये जो मोमेंट है कहाँ कैप्चर हो चुका, ऑलरेडी उनकी मेमोरी में कैप्चर हो चुका है, तो ये ऑलरेडी एटर्नल हो चुका है. और चूँकि पोएट ने ये पोएम लिख दी है तो ऑलरेडी उनकी जो ये राइड थी वो एटर्नल हो चुकी है. और यही उनके लिए ऑप्टिमिज़म है, यही उनकी लाइफ का बेस्ट रिवॉर्ड है, जॉय है. तो यहाँ से थीम समझ में आ रही, लव एंड लॉस की थीम. तो लव को उन्होंने एक्सप्रेस किया, और चूँकि उनके लव को रिजेक्ट कर दिया उनके बिलवड ने, तो ये लॉस की भी थीम है. और चूँकि राइड भी एक टुगेदर वो कर ही रहे हैं, एक लास्ट टाइम स्पेंड कर रहे हैं जो कि पोएट के लिए बहुत जॉयफुल है, तो उसमें उनको होप नज़र आ रही है, यहाँ पे ऑप्टिमिज़म है. तो इस पोएम में हमको क्या थीम्स मिल रही हैं, लव, लॉस एंड ऑप्टिमिज़म, होप. Robert Browning published 31 major works of poetry in his life and is considered today to be one of the most important poets of Victorian England. Despite this, during his lifetime, he was heavily overshadowed in fame by his wife, Elizabeth Barrett. Man and Women and the book-length epic poem The Ring and the Book were the two works that elevated his reputation and led to him being regarded as one of the definite poets of the era. तो वो अपने era के definite and very reputed poet माने जाते हैं, क्योंकि इनकी ये famous जो collection थी Man and Women की वजह से, और भी इन्होंने बहुत सारे मोनोलॉग्स लिखे जिसकी वजह से ये बहुत famous writer माने जाते हैं. So I hope you have understood the poem. Thank you.